प्रख्यात नाटककार आदरणीय प्रताप सहगल सर, बहुत आभार सर आपका हम लोगों के साथ जोड़ने के लिए ऑनलाइन मैं कार्यक्रम श्रोता में। हूँ, श्रोता आज जी मैं जी, श्रोता हूँ। आपकी भी विशेष टिप्पणी चाहूंगा सर चर्चा के दौरान, जैसे आज मुझे चर्चा आगे श्रोता बढ़ती है। रहने दीजिए, आज सब लोगों को सुनूंगा मैं। जी जी। तो क्रम इस प्रकार है कि आरंभिक वक्तव्य के लिए ललित जी हमारे साथ रहेंगे, राकेश जी बोलेंगे, फिर अपने लेखकीय वक्तव्य के लिए संजीव कुमार जी रहेंगे, और विशिष्ट वक्ता के रूप में हमारे साथ रहेंगी शशि सहगल मैडम और राजेश कुमार जी। और इसके बाद फिर कुछ विशिष्ट टिप्पणी भी हम लेना चाहेंगे, जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार लोग साथ में जुड़े हुए हैं। इसके बाद फिर चर्चा खत्म होगी। तो मैं सुरक्षिता ऐसी पुस्तक है, काव्य संग्रह है संजीव कुमार जी का, जो ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित है। सम्राट अशोक थे, उनकी चौथी पत्नी थी सुरक्षिता, और कई प्रसंगों और कई संदर्भों से जुड़ी रही है यह पुस्तक, और उन्होंने इस पर अपनी राय रखी है कविता के माध्यम से। तो मैं आरंभिक वक्तव्य के लिए आमंत्रित करता हूँ वरिष्ठ व्यंग्यकार कवि आदरणीय ललित जी का। पहले लोकार्पण करवा लो ना, लोकार्पण करवा लो किताब का। जी 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 जी। तो मैं संजीव कुमार जी आपसे अनुरोध है कि पुस्तक, और ललित जी के पास ही पुस्तक होगी, और राजेश जी हैं जुड़े, मैडम शशि सहगल मैडम के पास ही पुस्तक है। तो लोकार्पण है, सुरक्षिता का लोकार्पण, एक ऐतिहासिक पुस्तक, ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित पुस्तक है। एक समय सुरक्षिता जी, एक समय में मगध का साम्राज्य देश के बहुत बहुत बधाई सभी को। आज इस पुस्तक का लोकार्पण हो गया, वैश्विक लोकार्पण इसको माना जाएगा। एक ऐसे समय में जब सब कुछ ऑनलाइन चल रहा है। मित्र अपने अपने निवास पर तालियों से स्वागत कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल। एक विश्वव्यापी संकट के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, और ऐसे में सब कुछ ऑनलाइन जैसे चल रहा है। तो एक ऐसा समय था कि जब हम लोग संगोष्ठियों में या सभागार में बैठकर पुस्तक पर चर्चा करते थे, लोकार्पण करते थे। और आज ऐसा समय है कि सब अपने अपने घरों में हम लोग बैठकर ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और पुस्तक का लोकार्पण कर रहे हैं। बहुत मिस करते हैं उन चीजों को। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो सुरक्षिता एक लोकार्पित पुस्तक हो गई, ये बहुत ऐतिहासिक पुस्तक है और ऐतिहासिक आख्यानों पर आधारित है, और जो इस तरह के विषयों पर रुचि रखते हैं उनके लिए बहुत ही पठनीय पुस्तक है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय ललित जी का कि पुस्तक लोकार्पण के बाद आप अपना आरंभिक वक्तव्य रखें। आदरणीय ललित जी। बहुत बहुत शुक्रिया रणविजय जी, डॉक्टर संजीव जी, प्रोफेसर राजेश कुमार जी, डॉक्टर प्रताप सहगल जी, शशि सहगल जी, बलदेव त्रिपाठी जी, डॉक्टर हरीश कुमार सिंह जी, और कुछ नाम मेरे सामने दिखाई दे रहे हैं। आज का मौका बड़ा पावन है, बड़ा पवित्र है, क्योंकि आज नवंबर का पहला दिन है और इस महत्वपूर्ण पुस्तक का लोकार्पण होना भी एक घटना के तौर पर गिना जाएगा। आज हमारे वरिष्ठ व्यंग्यकार साथी गिरीश पंकज का जन्मदिन भी है। आप देखेंगे कि क्योंकि कुछ दिन पहले भी मैंने ये बात उठाई थी और ये भी कहा था कि ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। जो पौराणिक संदर्भ हैं उस पे काम करने वाले गिने चुने लोग हमारे देश में हैं, चाहे वे प्रताप सहगल हो, चाहे वे संजीव कुमार हो, मनीषा कुलश्रेष्ठ हो, या कुछ ऐसे लोग। लेकिन ऐसे जटिल और पौराणिक संदर्भों को लेके सरल भाषा में पाठकों के समक्ष कोई कृति यदि आती है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए, स्वागत होगा। हमारे पाठक समझ रहे हैं कि किस तरह की कृति हमारे बीच में मापदंड लेकर उन तथ्यपरक सामग्री के साथ प्रस्तुत है। मुझे बड़ा आश्चर्य भी होता है, मैं कई बार चकित और विस्मित और आश्चर्यचकित भी होता हूँ कि डॉक्टर संजीव कुमार को जितना जाना जाए उतना कम है। एक ऐसा व्यक्ति जो सुप्रीम कोर्ट का वकील भी है,
बेनामी संपत्ति की बात भी करता है और हिंदी अंग्रेजी में एक साथ सृजन करता है, और वो कब देश में होता है, कब विदेश में होता है, कब महाकाल की नगरी उज्जैन में होता है, कब देवास में होता है, कब राजस्थान के भीड़ जंगल में होता है। ये वही व्यक्ति है, हो सकता है, जिसके भीतर एक संवेदनशील मन है, जो सृजनात्मक क्षमता से ओतप्रोत है, वही विषय को लगातार मथता भी है। तो ऐसी कृति का स्वागत किया जाना चाहिए। कृति बड़ी महत्वपूर्ण है, और जितने हमारे शोधार्थी हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, निश्चित ही उनको इस कृति से लाभ पहुंचेगा। आज के पावन अवसर पर मैं लेखक को बधाई देता हूं, और हमारी जो पूरी टीम है, जिसमें प्रोफेसर राजेश कुमार जी हैं, चंद्रकांता है, रणविजय राव है, डॉक्टर सुरेश कुमार सिंह हैदराबाद से हैं, और हमारी लंदन की इकाई जो है, जिनका सहयोग और अभूतपूर्व योगदान हमको मिलता है। पिछली बार भी एक कृति का, सर्वव्यापी पांडे की कृति का लोकार्पण हुआ था, जिसका संचलन प्रोफेसर राजेश कुमार ने किया था, और आज ये महत्वपूर्ण कृति हमारे बीच में है। निश्चित ही स्वागत योग्य कदम है, और मैं आज के आयोजन के लिए संयोजक रणविजय राव के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। लेखक तो बधाई के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। धन्यवाद राव साहब। बहुत बहुत आभार ललित जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि 21वीं सदी के व्यंग्यकार के मंच पर यह दूसरा ये लोकार्पण है, और हर रविवार को ऐसी कोशिश की जा रही है कि हर रविवार हम इसी तरह किसी न किसी बहाने से एकत्रित हों और किसी पुस्तक पर, किसी विषय पर चर्चा करें। बहुत सुखद संयोग है आज। और आपने बिल्कुल सही कहा कि डॉक्टर संजीव कुमार जी एक लेखक, कवि तो हैं ही, और एक यायावर भी हैं बहुत अच्छे, और बहुत देश के कोने कोने में पता नहीं कब निकल जाएं। पता चला कि आज दिल्ली में हैं तो कल उज्जैन में हैं, परसों कहीं और हैं। मतलब देश के सुदूर क्षेत्रों में तो रहते ही हैं, विदेश में भी कई जगह दिख जाते हैं यदा कला। तो आदरणीय संजीव कुमार जी की पुस्तक पर आपने बिल्कुल सटीक बात रखी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ रामलाल आनंद कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और बहुत बड़े समालोचक, लेखक डॉक्टर राकेश कुमार जी को, कि वो अपनी बात रखें इस रक्षिता पर। राकेश कुमार जी। सबसे पहले तो मैं संजीव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, इंडिया नेट बुक्स को बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक अच्छी किताब हम सब पाठकों के सामने रखी है। और ये इस किताब को पढ़ते समय कई आयाम मेरे मन में आए हैं, कई चीज़ों पे चर्चा करने का मन हुआ है। तो सबसे पहले जो मेरे अग्रज यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे गुरुवर प्रताप सहगल जी बैठे हैं, मैम बैठी हैं, शशि मैम, प्रोफेसर राजेश कुमार जी हैं, ललित भाई हैं, और अन्य साथी जो भी इस सभा में मौजूद है, रणविजय भाई, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझे आपने अपनी बात इस किताब पर रखने के लिए आमंत्रित किया। मैं कुछ चीज़ों पर चर्चा करूंगा इस किताब को पढ़ते हुए। लगभग 123 पेज की किताब है और 16 भाव इसमें शामिल हैं। भाव, मैं इस शब्द पर थोड़ी देर रुका और फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया कि अक्सर किताबों के जो खंड बनाए जाते हैं, उन खंडों के नाम उस किताब में आने वाली घटनाओं से प्रेरित होते हैं अक्सर, कि वो घटना क्या घटने जा रही है, कि प्रसंग क्या आने जा रहा है। पर यहाँ पर आप देखते हैं कि कथा का मतलब रचनाकार ने भाव शब्द का इस्तेमाल किया और 16 भाव में ये किताब बटी हुई है। और शायद इसके पीछे रचनाकार का मन यही होगा कि ये रचना जितनी बाहर चलती हुई दिखाई देती है, उतनी कहीं भीतर चलती है। और इस रचना को पढ़ते समय, तिष्य रक्षिता के बारे में पढ़ते समय आप बहुत सारी यात्रा भीतर की ओर करते हैं, मनुष्य के मन की ओर करते हैं। किसी विद्वान ने कहा था कि इतिहास में घटनाओं और तिथियों के अलावा सब कुछ झूठ होता है, और साहित्य के बारे में कहा जाता है कि उसमें भले ही घटनाएं और तिथियां सच्ची ना हो, बाकी सब कुछ सच होता है। और यही बात मुझे लगती है कि इस किताब में जब आप जाते हैं, इस पूरे खंड काव्य में जाते हैं, तो आप ये महसूस करते हैं कि
ये अलग आपको एक यात्रा की ओर लेके चलती है, एक जर्नी आपको अपने साथ करती हुई चलती है। जब ये किताब शुरू होती है, जब ये खंड काव्य शुरू होता है, तो वहाँ पर सम्राट अशोक के विषय में आप जानते हैं कि सम्राट अशोक का नाम इतिहास में इसलिए दर्ज किया गया, वो एक सम्राट थे, इसमें कोई दो राय नहीं। चक्रवर्ती सम्राट थे, महान सम्राट थे, जिन्होंने पूरी दुनिया भर को जीता। पर उनकी महानता को अगर आप रेखांकित करना चाहते हैं तो कलिंग का युद्ध एक निर्णायक मतलब मोमेंट, एक क्षण आता है जहां पर एक सम्राट अपने जीवन की दिशा को बदल देता। तो शुरुआत वहां से होती है इस खंड काव्य की, जहां पर सम्राट अशोक अपना उन्होंने युद्ध के बाद सब कुछ धर्म के नाम, धम्म के नाम किया, बुद्धम शरणम गच्छामि की ओर गए, और बुद्ध के बाद, बुद्ध की शरण में जाने के बाद उन्होंने जिस प्रकार के राज्य की स्थापना की, ये उस दौर की कहानी से शुरुआत इस किताब की होती है, इस खंड काव्य की होती है, कि जहाँ पर एक ऐसा राज्य बन गया जहाँ पर सब अपराध नहीं है, जहाँ पर शांति है, जहाँ पर जो कुछ भी है। युद्ध के बारे में अक्सर ये कहा जाता है, जितनी भी महान सत्ताएं रही हैं उन्होंने यही कहा कि हम लोग शांति के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, पर वास्तव में शांति कभी भी युद्धों से पैदा नहीं हुई। ये कलिंग का युद्ध ऐतिहासिक तौर पर मुझे इसलिए महत्वपूर्ण लगता है क्योंकि इसने एक शांति का मार्ग, युद्ध के बाद एक शांति का मार्ग अपनाया गया, और साहित्य इसमें बहुत महत्वपूर्ण इसलिए मुझे भूमिका निभाता हुआ लगता है कि साहित्य आपको वहां लेके चलता है जहां आप ये जान पाते हैं कि मनुष्य क्या सोच रहा था उस समय। एडोल्फ टेट ने भी इस बात को कहा था, वहीं से उनकी बात को लेता हूं कि जब हम साहित्य का अध्ययन करते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि उस काल में मनुष्य क्या सोच रहा था। तो जब हम उस कालखंड को जानते हैं, इतिहास हमेशा राजपुरुषों का लिखा गया, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, राजपुरुषों का इतिहास लिखा गया, और बहुत कम रचनाकार ऐसे हैं जो इतिहास के उन पक्षों को लेकर जाते हैं। हमारे बीच नाटककार प्रताप सहगल जी बैठे हुए हैं, वे स्वयं उन इतिहास के उन पन्नों को खंगालते हैं जिन पन्नों पर इतिहास की धूल पड़ गई है, या फिर उन हिस्सों को उभार कर लेकर आते हैं। जैसे अन्वेषक नाटक को अगर आप देखें, वहां भी आपको ये जज्बा दिखाई देता है कि हम उस हिस्से को निकाल कर लेकर आए जहां पर इतिहास मौन है। तो इतिहास के मौन होने वाले क्षणों को भरने का काम साहित्य करता है, और मुझे लगता है कि ये खंड काव्य तिष्य रक्षिता, जो सम्राट अशोक की पत्नी थी, साम्राज्ञी थी, और उनकी यात्रा को अगर आप देखें तो एक परिचारिका से साम्राज्ञी बनने की यात्रा है, बड़ी यात्रा है। और इस यात्रा को जब आप में जाते हैं तो आप हैरान होते हैं, और हमें अक्सर ये मान के चलते हैं कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये तो बहुत अच्छा हुआ स्त्री के लिए, स्त्री को इससे बढ़िया और क्या चाहिए, उसको जो चीज चाहिए थी उसको मिल गई, वो साम्राज्ञी बन गई, इतने बड़े राजा की पत्नी हैं, उनको सुख सुविधाएं सारी मिली हुई हैं। परंतु अगर स्त्री के मन की ओर से देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या वास्तव में वो एक आजाद स्त्री है? क्योंकि स्त्री विमर्श में दो काम, अन्य चीजों के साथ साथ दो बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। एक तो स्त्री की दासता के खिलाफ संघर्ष चलता है, और दूसरा एक वैकल्पिक समाज के निर्माण का प्रयास होता है। इसी के माध्यम से दासता खत्म होगी तो उसके बाद एक नया समाज बनेगा जिसमें नया मनुष्य होगा, नए सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संबंध होंगे। तो ये काम होना चाहिए। और इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पर जब दासता की बात आती है, दासता से मुक्ति की बात आती है, तो दासता सिर्फ शारीरिक दासता नहीं, आर्थिक दासता ही नहीं, बल्कि भावात्मक और मानसिक दैहिक यात्रा जो दासता है, उससे मुक्ति की बात भी आती है। मैं जब इस खंड काव्य को पढ़ रहा था तो मन में दो सवाल उठ रहे थे। एक तो ये सवाल उठ रहा था कि क्या इस खंड काव्य को हम ये माने कि एक स्त्री जिसके पास ताकत, सत्ता आ गई और उसने सत्ता का दुरुपयोग किया। एक तो ये अर्थ निकल कर आता है जो खंड 14, भाव 14 और 15 में निकल कर आता है, और भाव 16 में आकर जहां पर कुणाल, जो कि युवा हैं, राजकुमार हैं, वो स्वयं राजाज्ञा का पालन करते हुए त्याग करते हैं, स्वयं राजाज्ञा का पालन करते हैं, जहां पर उनकी आंखें निकाल दी जाती हैं, उनको दंड मिलता है।
तो जब मैं इसको पढ़ रहा था तो एक तो विचार ये आ रहा था, दूसरा विचार ये आ रहा था कि क्या स्त्री के पास कोई और विकल्प मौजूद है? क्या जब वो रानी बन रही है, साम्राज्ञी बनाई जा रही है, तो क्या उसके पास कोई विकल्प है, या वो पितृसत्तात्मक जो समाज है उसके ढांचे में ढली हुई स्त्री है कि जहां पर एक राजा की पत्नी बनना उसके जीवन का ध्येय बन जाता है, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं? तो एक सवाल मन में उठता है कि क्या स्त्री को, क्योंकि भारतीय समाज के अंदर आप अगर आप देखें या वैश्विक समाजों में भी अगर आप देखें, तो स्त्री की दास्तां में ये तय कर दिया जाता है, ये मान लिया जाता है कि स्त्री को गहने कपड़े लत्ते मिल जाएं, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पर स्त्री की मुक्ति का सवाल भी कहीं ना कहीं यहाँ जुड़ा हुआ होता है कि स्त्री को मुक्त भी होना चाहिए। तिष्य रक्षिता जो निर्णय इतिहास में लेती है, उसके परिणाम हम देखते हैं कि बाद में जाकर स्त्री की मुक्ति के क्या सवाल खड़े होंगे या नहीं होंगे। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ, कृति को पढ़ते समय ये जरूरी नहीं है कि आप कृतिकार के जो दिए गए अर्थ हैं उनसे पूर्णतः सहमत हो। आप पाठक के तौर पर अपने निर्णय भी अपने समाज के साथ जोड़कर उन निर्णयों को आप ले सकते हैं, अपने अर्थ आप बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि इतिहास में अनेक महान स्त्रियां हुई हैं, जैसे ध्रुव स्वामिनी का एक जिक्र मेरे मन में चला आया इसी के साथ साथ, कि ध्रुव स्वामिनी भी एक ऐसी स्त्री है जो प्रसाद के नाटक में दिखाई देती है, जहां पर वो एक सवाल करती है कि मैं किसकी स्त्री हूँ, मैं किसकी औरत हूँ। और ये मुझे लगता है कि एक ऐतिहासिक सवाल है जो स्त्री की मुक्ति के साथ सवाल के साथ जुड़ जाता है। मुझे एक कविता याद आती है सविता सिंह की। उस कविता का शीर्षक है मैं किसकी औरत हूँ। मैं थोड़ी सी इस कविता का अंश आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ कि जहाँ वो कहती हैं, मैं किसकी औरत हूँ, कौन है मेरा परमेश्वर, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ, किसकी मार सहती हूँ, ऐसे ही सवाल थे उसके। बैठी थी जो मेरे सामने वाली सीट पर रेलगाड़ी में मेरे साथ सफर करते हुए। ये जो एक ही रेलगाड़ी में दो स्त्रियां चल रही हैं, एक स्त्री कहती है मैं किसकी औरत हूं, तो दूसरी स्त्री जो स्वतंत्र स्त्री वो कहती है कि मैं किसी की औरत नहीं हूं, किसी का दिया नहीं खाती हूं। तो स्त्री की मुक्ति के सवाल भी तिष्य रक्षिता के संदर्भ में मेरे मन में उठे और स्त्री के चरित्र को मापिए। एक अच्छी बात ये किताब ये भी कहती है कि भूमिका में उस पूरे इतिहास को दर्ज कराती है, उन तर्कों वितर्कों को भी लेकर आती है, और वो तर्क वितर्क वो सारे प्रयास इस पूरे काव्य में भी झलकते हैं, जहां पर तिष्य रक्षिता के तर्क भी हैं कि इतिहास में ऐसा होता आया है कि कोई स्त्री अपने पुत्र जैसे जो समान उम्र का है उसके प्रति प्रेम का प्रदर्शन करे, तो कोई ऐसा अनोखा काम नहीं कर रही हूँ तिष्य रक्षिता, तो वो महसूस करती है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि ऐसे समाज में जहां पर स्त्री के चरित्र को मापने के पैमाने बड़े तय हैं, जहां पर नैतिकता का बहुत बड़ा जिम्मा स्त्री पर डाल दिया जाता है कि उसको ही निभाना है सभी प्रकार की नैतिकता और चरित्र के जो पैमाने हैं, और पुरुष सत्ता ने उसको तय किए हैं। तो मैं इस बात के लिए संजीव जी को बहुत बधाई देता हूं, और बहुत मुझे अच्छा लगा कि आपने न सिर्फ वो हिस्से को पकड़ा जहां पर स्त्री की ताकत दिखाई दे रही है, स्त्री के उस रास्ते पर जाने की दिखाई देती है कि जहां पर वो सत्ता का दुरुपयोग करती है, पर ये भी है कि उसके भीतर के द्वंद्व भी यहाँ पर उभर कर आए हैं। तो मुझे कुणाल के साथ प्रेम के दो कारण मुझे दिखाई देते हैं। एक तो कारण रचनाकार भी बताता है कि भाई युवा है और हम उम्र है। निर्मला में भी लगभग ऐसी स्थिति दिखाई देती है जहां पर मुंशी तोताराम को परेशानी होती है कि निर्मला कहीं उसके हम उम्र जो उसका बेटा है उससे प्रेम तो नहीं करने लगी। तो यहाँ पर एक तो हम उम्र का होना, युवा होना एक बात है, और दूसरा एक और भी चीज मुझे दिखाई देती है कि तिष्य रक्षिता अपना भविष्य भी कहीं ना कहीं सुरक्षित करना चाहती है, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति से प्रेम करना चाह रही है जो भावी राजा है, कुणाल राजा बनते। तो संभवतः कहीं दो कारण उसमें, एक तो देह की का स्वामित्व स्त्री के पास है, वो स्वयं अपने का निर्णय करेगी, तो एक तो ये बात मुझे दिखाई देती है। और इसमें दूसरा एक पक्ष मुझे दिखाई देता है कि वो राजा बनने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं तिष्य रक्षिता के मन में ये बात भी रही होगी कि वो एक राजा के साथ अपना संबंध रखे ताकि भविष्य भी उसका सुरक्षित हो सके। तो ये जो खंड काव्य की पूरी योजना मुझे दिखाई देती है। लगभग ये 125 पृष्ठों में फैली हुई जो किताब है,
इसकी खूबसूरती ये है, मुझे दिखाई देती है कि जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो अंत तक आप लगातार इसको पढ़ जाते हैं। बहुत तेजी से ये अपने पूरे अपने बहाव में आपको बहा कर ले जाती है। और मैं बहुत ज़्यादा बातें नहीं, मेरे साथ में और मेरे वरिष्ठ वक्ता भी यहाँ बैठे हुए हैं, पर उनके साथ बस थोड़ी सी बात बस यही कह के मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि जो धर्म सत्ता, राज सत्ता और उन धर्म सत्ता और राज सत्ता के केंद्र में स्त्री की उपस्थिति को दर्ज करने का काम ये किताब, ये खंड काव्य करता है। और इस खंड काव्य में संजीव जी की भाषा की का कमाल आपको दिखाई देता है, रवानगी दिखाई देती है। और लगभग प्रसाद जी मुझे अक्सर याद आ रहे थे इस किताब को पढ़ते समय। हालांकि प्रसाद बहुत बड़े रचनाकार हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगा और ये नहीं कहूँगा कि संजीव जी उस भाषा को प्राप्त कर चुके हैं, मैं इसमें इतनी बड़ी बात नहीं कहूँगा। पर ये ज़रूर है कि जो कालखंड आपने चुना है उस कालखंड के साथ ये रचना न्याय करती हुई दिखाई देती है। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ संजीव जी, आप इसी प्रकार से रचनाएं हमारे सामने लेकर आते रहें और हिंदी जो साहित्य है उसको आप समृद्ध करते रहें। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार आपका राकेश जी, बहुत अच्छी बात आपने कही और पूरा अवलोकन किया आपने पुस्तक को, सरसरी निगाह से नहीं बिल्कुल बिल्कुल गाढ़े तरीके से, और कई पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला इस पुस्तक के और परिचारिका से सामग्री बनी इस रक्षिता के बारे में जो उसके मनोभाव हैं उन सब के बारे में। और किताब में जैसा कि आपने कहा कि 16 भाव हैं, तो ये अलग-अलग भाव जो हैं इस रक्षिता के वो भी शायद परिलक्षित होते हैं इस पुस्तक से। और बहुत बढ़िया बात कही आपने, और कि अंत शुरू से अगर पाठक कोई पढ़ना चाहता शुरू करेगा तो बिना अंत किए वो मानेगा नहीं। ये एक रुचि है, एक भाषा की जो लय है और जो धुन है वो संजीव कुमार जी ने मेंटेन किया हुआ है पूरी पुस्तक में। बहुत-बहुत आभार आपका राकेश जी। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कॉलेज के दिनों से ही हम जुड़े रहे हैं और आज भी हम आपके साथ हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत और अब हमारे साथ देश के कई भागों से लोग जुड़े हुए हैं। तेलंगाना से सुरेश कुमार मिश्र जी हैं जो तकनीकी पक्ष भी देख रहे हैं, और बलदेव त्रिपाठी जी हैं लखनऊ से, खुद भी एक उपन्यासकार हैं, और अख्तर अली साहब हैं, बहुत बड़े व्यंगकार हैं। पिलकेंद्र जी जुड़ रहे हैं, कल भी पिलकेंद्र जी ने अपने एक कार्यक्रम में बहुत अच्छी बात कही उन्होंने व्यंग के बारे में। और रमेश सैनी जी जबलपुर से जुड़े हुए हैं, ज्योति शुक्ला जी हैं, हरीश कुमार सिंह जी उज्जैन से जुड़े हुए हैं जो स्तंभ है एक 21वीं सदी के व्यंग्यकार के। टीकाराम साहू जी हैं, सुशील त्रिवेदी जी हैं, और भी कई हमारे साथी हैं। जैसे ही होता है अगले ब्रेक में, सोशल ब्रेक में आपको याद करता हूँ कई साथियों को। अब मैं पुस्तक के अब मैं डॉक्टर संजीव कुमार जी को आमंत्रित करता हूँ अपने लेखकीय वक्तव्य के लिए कि ऐसे कई ऐतिहासिक पक्षों पर आपने निगाह डाली है और उस पर लिखा है। कई सारे खंडकाव्य और कई कविता संग्रह आपके हैं इस विषय पर। तो ये क्या आपको प्रेरित करता है इन पहलुओं को छूने के लिए, और इस ऐसे अनछुए पहलुओं पर आपकी नजर पड़ती है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ मन में रहता होगा, कहीं न कहीं से प्रेरणा रहती होगी। अब इन सब बातों पर शिक्षता के लिखने के बारे में कि कैसे प्रेरित हुए, आप प्रकाश डालें। आदरणीय संजीव कुमार। धन्यवाद। आदरणीय शशि जी, सहगल जी, राकेश जी एवं मान्य उपस्थित साहित्यकार, ये मेरे लिए बड़े खुशी का अवसर है कि इस रक्षिता आप सबके अनुभव से या आपके सबके रीडिंग से गुजरी। जहाँ तक इस रक्षिता के कथानक का सवाल है, राकेश जी ने बड़ी ही विस्तार के साथ में उसके कथानक पर प्रकाश डाला।
संक्षिप्त में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वास्तव में एक परिचारिका के साम्राज्ञी बनने की कथानक तो है ही, लेकिन वस्तुस्थिति ये है कि कोई परिचारिका हो या साम्राज्ञी, उसे अपनी सोच, अपने भाव से कितनी मुक्ति मिलती है, या किस तरफ सोच या भाव या उद्देश्य या उसकी परिस्थिति कैसे टर्न लेती है, इसके बारे में कोई यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है। और हर चीज़ के ऊपर व्यक्तिगत जो सोच है या भाव है या आवश्यकताएं हैं वो हावी रहती हैं। तीर्थरक्षिता के चरित्र का वर्णन करने के लिए सेलेक्ट करते समय मुझे विशेष करके ये था कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या इस पर्टिकुलर पीरियड में कुणाल के चरित्र के ऊपर तो काफ़ी प्रकाश डाला गया, कई ग्रंथ मिलते हैं, लेकिन उस तीर्थरक्षिता के चरित्र के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर, उसकी आवश्यकताओं के ऊपर, उसके उद्देश्य के ऊपर, उसकी भावी रणनीति के ऊपर शायद कोई सोच अभी तक अभिव्यक्त नहीं हुई है। और ये आवश्यक है कि हम पॉजिटिव पक्ष की तरफ ध्यान देते हैं, लेकिन कई बार नेगेटिव पक्ष की तरफ ध्यान देना भी ज़रूरी होता है। और ये ज़रूरी हो जाता है कि नेगेटिव पक्ष क्यों प्रबल हुआ, क्यों उसका जन्म हुआ, क्यों उसकी उत्पत्ति हुई, क्यों उसकी शुरुआत हुई, उसके बारे में निश्चित रूप से सोचा जाना चाहिए। ऐसी पहली जो मेरी पुस्तक थी वो वासवदत्ता पर थी, उसके बाद फिर मैंने उर्वशी पर लिखा, और फिर तीर्थरक्षिता एक ऐतिहासिक कथा पर मैंने चयन किया। तो यूँ कहना चाहिए कि पौराणिक चरित्रों के जो पौराणिक आलेख हैं, उन आलेखों के पीछे मनोवैज्ञानिकता क्या है, सोच क्या है, मनोदशा क्या है, इनके बारे में भी थोड़ा विचार करना मुझे सम्यक प्रतीत हुआ, और इसीलिए मैंने ऐसे चरित्रों का सिलेक्शन किया। मेरी अगली जो पुस्तक प्रेस में है वो माधवी है, वो भी एक ऐसा ही पौराणिक चरित्र है महाभारत काल का। तो मुख्य रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी सोच ये रही है कि जिन चरित्रों के वास्तविकताओं पर, उनके नेगेटिव एस्पेक्ट पर प्रकाश डाला गया है, उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी सोचा जाए और सारी परिस्थितियों पर सम्यक रूप से विचार किया जाए, मनोदशा पर विचार किया जाए, और कैसी परिस्थितियों से वो गुजरे और कैसी सोच के साथ वो गुजरे और कैसी मानसिक द्वंद्व के साथ में उन्होंने अपना कैरेक्टर जिया, उस पर विचार करने के उद्देश्य से ही मैंने इसको लिखा। जहाँ तक ऐतिहासिकता का सवाल है, मैंने कोशिश की कि ऐतिहासिक तथ्यों का सही समामेलन किया जा सके, लेकिन मूल रूप से जो फोकस रहा वो ये इस बात पे रहा कि कैरेक्टर की एनालिसिस स्पष्ट रूप से आनी चाहिए, और जो मुख्य घटना है उस कैरेक्टर को बिल्ड करने की या उस कैरेक्टर के एक्सपेंड होने की, उस मूल घटना के वास्तविकता को और उसके आसपास की परिस्थितियों को थोड़ा विस्तार के साथ में देखा जा सके। वैसे तो तीर्थरक्षिता के अंत के बारे में भी लिखा जा सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि अंत, इस कहानी के आगे का जो अंत है या जो टर्न है वो थोड़ा डिफरेंट है। कि कुणाल की आंखें निकाल लेने के बाद एक ऐसा समय आता है जब कुणाल अशोक के सामने, सम्राट अशोक के सामने आ जाता है, और ये पता चलता है कि उसकी आंखें कैसे निकाली गई, और उसके बाद में तीर्थरक्षिता को मृत्युदंड दिया जाता है। वो तो एक ऐतिहासिक और प्रशासनिक पक्ष था, इसलिए मैंने उस अंत को न लेने के बजाय यहीं तक रखा कि उसके प्रणय निवेदन को ठुकराने के बाद उसके मन में किस प्रकार की भावना उत्पन्न हुई होगी, उसके बदला लेने की भावना कैसे जन्म ली होगी, और उसके लिए उसने कैसे प्रयास किया। तो वो इस वस्तुस्थिति को थोड़ा दर्शाने का प्रयास किया है कि अगर स्त्री की अस्मिता पर प्रहार किया जाए, उसके भावनाओं से खेला जाए, या उसके निवेदन को या उसके प्रपोजल को, प्रस्ताव को स्वीकार करने में हिचक दिखाई जाए, तो किसी भी हद तक जा सकती है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो समझना थोड़ा आवश्यक लगा मुझे, या अभिव्यक्त करना आवश्यक लगा, कि स्त्री की शक्ति
किसी भी तरफ मुड़ जाए तो वास्तव में शक्ति है और पुरुष से ज़्यादा कठोर हो सकती है, पुरुष से ज़्यादा क्रूर भी हो सकती है। लेकिन इसके पीछे शायद कुछ ऐसा भी भाव रहा कि स्त्री की शक्ति का भी हमें थोड़ा आलोकन करना चाहिए, जबकि हम स्त्री की शक्ति को उतना आलोकित नहीं कर पाते हैं या उतना नहीं समझ पाते हैं जितना कि उसे समझना चाहिए, और हम उसे हमेशा सेकंड इसे दर्जा देते आए हैं कि स्त्री का निर्बल है, कमज़ोर है। तो ऐसा वास्तव में नहीं है। अबला अगर सबला हो जाए तो बहुत कठिन हो सकता है। बस कुछ ऐसे ही भावों के साथ में मैंने तिष्य रक्षिता में अपनी अभिव्यक्ति की है। आशा है कि पाठकों को पसंद आएगा, और मुझे अच्छा लगा कि राकेश जी ने उसको पूरा आद्योपांत पढ़ा है और उसके गंभीर पक्ष को भी अच्छी तरीके से विश्लेषित किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर संजीव कुमार जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्त्री पक्ष को कई बार कमजोर समझ लिया जाता है, क्योंकि वास्तविकता में ऐसी बात नहीं होती है कि स्त्री अगर ठान ले तो बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ बदल सकती है। और कहीं ना कहीं यही बात शायद आप, जैसा कि आपने कहा कि आपको प्रेरित किया है इस पक्ष को उजागर करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय संजीव कुमार जी। हमारे साथ तीरथ सिंह खरबंदा जी जुड़ गए हैं, हेमंत जोशी जी हैं, नरेंद्र मोहन जी हैं, परवेश जैन जी हैं, रामस्वरूप दीक्षित जी हैं, विवेक रंजन श्रीवास्तव जी जबलपुर से जुड़ गए हैं, किशोर दिवासे जी हैं, सीमा अग्निहोत्री जी हैं, रंजना जी हैं। आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। अब मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय शशि सहगल मैडम को, जिन्होंने किताब को अच्छी तरह से पढ़ा भी है और इस पर अपनी टिप्पणी भी, सकारात्मक टिप्पणी भी दी है, और बहुत बहुत गहरे से इन्होंने पढ़ा है। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात रखें हमारे समक्ष। आदरणीय आशीष सहगल मैडम। धन्यवाद रणविजय जी, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई, ललित जी ने कही, उसके बाद राकेश कुमार जी ने कही। और कवि लेखक के मन की बात सुनने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम पुस्तक को और भी अच्छी तरह से समझने में कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि प्रामाणिक जो भी उसके तथ्य हैं और जो उसके पीछे की किस वजह से वो आकृष्ट हुए ऐसे विषयों की ओर, वो जब लेखक स्वयं अपने मुख से बताता है तो बहुत सारी हमारी जो भ्रामक सी लगती है हमें कि शायद ऐसा होगा, वो शायद शब्द फिर हट जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बधाई देती हूँ संजीव कुमार जी को, और इतनी बड़ी संख्या है इनकी काव्य पुस्तकों की, 50 के लगभग वो है। उसके बाद में इनकी उन पुस्तकों का अनुवाद हुआ, छत्तीसगढ़ी में हुआ, बंगला में हुआ, अंग्रेजी में हुआ। अंग्रेजी की तो ये वासव दत्ता पुस्तक मैंने पढ़ी भी है, बहुत अच्छा वो संतोष जी ने अनुवाद किया है। और भी इनके जो कार्य हैं, साहित्यिक इनकी जो कृतियां हैं, वो इतनी बहुमुखी इनकी प्रतिभा की परिचायक है कि एक किताब, इसको कहने से पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि मैंने इनकी लगभग बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। कहूंगी कि पूरी तो नहीं कह सकती, लेकिन बहुत सारी मैं पढ़ गई हूँ। तो तिष्य रक्षिता के पीछे की जो एक इनकी प्रेरणा मिली होगी, वो इनको उस बौद्धकालीन साहित्य के में प्रेम की वजह से या किसी वजह से वहां विरोध रहा होगा किसी वस्तु से, तभी लेखक जो है वो उसकी तरफ आकृष्ट होता है। संजीव कुमार जी से मेरा पहला परिचय उनकी कृति मी टू के माध्यम से हुआ था। व्यक्तिगत रूप से ना मैं इन्हें जानती थी, ना मैंने इन्हें देखा था। इनकी कृति मुझे पोस्ट के माध्यम से प्राप्त हुई थी, और मैं हैरान हुई कि इसमें इन्होंने यौनाचार से पीड़ित सभी पीड़ितों को इस पुस्तक को समर्पित किया। बहुत अद्भुत रचना थी। पहले ही रचना से मैं इनके लेखन से प्रभावित हो गई कि पुरुष मन से नारी के अंतर मन की पीड़ा की परख
इतनी सावधानी से इन्होंने, इतनी बारीकी से ऐसे तथ्यों को उसमें लिया है जो कि हम उजागर करने से भी डरते हैं। और इतनी जो कृतियां इन्होंने हमें साहित्य जगत को दी है, हैरानी इस बात की है कि जीविकोपार्जन का साधन तो इनका लेखा जोखा है, न्याय से भी संबंधित है, बड़े प्रतिष्ठित पदों पर इन्होंने कार्य किया है, लेकिन इनका सहृदय और कवि मन जो है वो साहित्य लेखन की चीज से उस तरफ बढ़ पाए कि ये इतने सहृदय हैं कि जहां भी जाते हैं कहीं ना कहीं कोई चीज, कहीं ना कोई माहौल, कहीं ना कोई इतिहास का पात्र, कहीं किसी की उपेक्षा या अतिरिक्त प्रतिष्ठा से ये प्रभावित भी होते हैं और आहत भी होते हैं। तो इसलिए इन्होंने जो पुराणों के संदर्भ में अपना साहित्य सृजन किया है, अधिकतर किताबें मैं कहूंगी संजीव जी की पुराणों के संदर्भ से ली गई हैं और ऐतिहासिक आख्यान इन्हें लुभाते हैं। जैसे कोणार्क है, वासव दत्ता है, स्वयं अभी संजीव जी ने जिक्र किया, उर्वशी है, माधवी है, यक्ष कथा है, और भी अनेक ऐसी है पौराणिक पात्र, और जो इतिहास के साथ उन्होंने उसको जोड़ा भी है। और सबसे अच्छा ये लगता है कि केवल उस पुराण और इतिहास को नहीं दोहराया, समसामयिक तरीके से वातावरण में जीवन को, आज के जो जीवन की गति है उसके साथ उसको वो जोड़ते हैं। और इसी कारण से लेखक का जो एक समसामयिक जीवन के प्रति एक जो दृष्टिकोण है, जो उनका सजग रहते हैं, वो इनकी किताबों में मिलता है। और लगभग सभी रचनाओं को पढ़ने के बाद मैं ये कहूंगी कि इन्होंने अपनी किताबों में, हर किताब में एक अलग ही दृष्टि दी है। कोणार्क में, इनकी पुस्तक में शिलाखंडों से झांकता इनका जीवन है। अर्जुन में, उर्वशी में अर्जुन के प्रति सेम प्रॉब्लम है जो कि तिष्य रक्षता की है। स्वर्ग सुंदरी, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी इंद्र के दरबार में रहते हुए अर्जुन के प्रति आसक्त हो जाती है और पूरी तरह से कोशिश करती है जैसे तिष्य रक्षिता ने कोणार्क के सम्मुख अपना प्रणय निवेदन किया, लेकिन अर्जुन उसे मां कहकर पाठक को स्तब्ध कर देते हैं। ये संजीव जी की दृष्टि का कमाल है और उनके पुराणों के उस गहन अध्ययन का ही परिणाम है कि उन्होंने यहाँ तक खोज करके इस कृति को यहाँ तक पहुंचाया। और एक दूसरी कृति की बात करूंगी, लवंग लता। एक मिष्ठान के बहाने एक कृति की सर्जना हो सकती है, ये संजीव जी के एक हंसमुख स्वभाव और गहरी दृष्टि दोनों के ही परिचायक है। उसमें ललित लालित्य के साथ रोचक प्रसंगों को इन्होंने भूमिका में भी लिखा है और उसके बाद 3-4 कविताएं भी उस पर लिखी हैं। पढ़कर बड़ा अच्छा लगा। हल्के फुल्के मन की बात गहरी चीजों के साथ करते हुए ये अपने साहित्य को जीवंतता प्रदान करते हैं। और लगभग इनकी जितनी कृतियां मैंने पढ़ी हैं, मैं काफी किताबें इनकी पढ़ चुकी हूं, हर कृति में प्रणय को लेकर इन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन किया है। प्रणय याचना है, आकर्षण है, देह की आवश्यकता है, लेकिन कहीं पर भी इनका जो काव्य है, इनकी जो अभिव्यक्ति है, वो मंसल नहीं होने पाई। मंसल होते होते वो अत्यंत मर्यादित भाषा में उस बात को स्पष्ट भी कर देते हैं और व्यक्त भी कर देते हैं। ये एक गंभीर साहित्य लेखक ही कर सकता है जिसको कि साहित्य लेखन का अनुभव हो और उसके साथ ही साथ जीवन का भी अनुभव हो। तिष्य रक्षता की पर बात करूं मैं, तो इन्होंने जो विषय चुना, ऐसे विषय साहित्य में हमें मिलते हैं। इन्होंने स्वयं कहा, प्रसाद का वर्णन, प्रसाद का जिक्र किया, राम कुमार वर्मा जी का जिक्र किया, और मैं तो ये भी कहूंगी कि प्रसाद की जो एक कविता है, लंबी कविता प्रलय की छाया, उसकी जो नायिका है
जो महत्वाकांक्षा की बात राकेश जी कर रहे थे, मैं अपनी इस बात को उसके साथ जोड़ते हुए कहती हूँ कि अगर कोई दासी, जबकि कमला दासी नहीं थी, एक छोटे से राज्य के राजा की पत्नी थी, लेकिन जब वो सम्राट की पत्नी तो नहीं कह लीजिए, लेकिन वो पत्नी से भी ऊंचा पद पा लेती है, तो जो जितनी भी दबी हुई महत्वाकांक्षाएं हैं वो सारी की सारी उभर कर आती हैं और उस सत्ता को, उस अधिकार को जिससे वो वंचित रही है, उसको पा लेने की चेष्टा होती है। तो यहाँ पर मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता। एक व्यक्ति जिसको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, अब तिष्य रक्षिता जो है चौथी नहीं, पांचवी पत्नी थी सम्राट अशोक की, और उनकी चौथी पत्नी की दासी थी। अब दासी रहते हुए सोचिए कि रानी को जो जो अधिकार प्राप्त थे, कहीं उसका मन नहीं चाहता होगा कि मैं भी ऐसा पा जाऊं। बड़ा स्वाभाविक है ये। इसलिए तिष्य रक्षिता यहाँ पर दोषी नहीं है कि वो महत्वाकांक्षी होना चाहती है और वो हो गई है। जब वो हो गई है तो जो भावना उसके मन में कहीं कचोटती थी, उसको धीरे धीरे उसकी तुष्टि होते होते उग्र रूप लेती है। और वो उग्र रूप रमेश भैया, उस उग्र रूप के पीछे आज तो ये मैं लाइव कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूँ, कर लेंगे हैं। उग्र रूप के धारण करने के पीछे बड़ा कारण भी मनोवैज्ञानिक है। मनोवैज्ञानिक के अलावा मुझे उस कारण में भी कोई दोष नजर नहीं आता। जब वो चौथी पांचवी पत्नी के को लेकर आते हैं और पहली पत्नी से उनका पुत्र उसी आयु का है जो कि उसकी अब उनकी पत्नी है, तो क्या पत्नी की कोई जरूरत नहीं होगी? बड़े मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि के आधार पर लेखक ने उसकी जरूरतों का वर्णन किया है। और वो तिष्य रक्षिता स्वयं कहती है कि उसके 2-3 पंक्तियां बताऊंगी, जबकि वो कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, मेरी जरूरत का ध्यान कौन रखेगा। और वो उदाहरण देती है अपनी इस आवश्यकता के बल देने के लिए कोणार्क को वो एक तरह से लॉजिकली कन्विंस करना चाहती है कि आई एम नॉट ओनली वन, आई एम नॉट फर्स्ट वुमन। पुराणों में हो चुका है और जगह हो चुका है, तो अगर मैं कह रही हूं तो मेरा क्या कसूर है? ये प्रॉब्लम कुणाल की तरफ से अधिक है। तिष्य रक्षिता का जो प्रणय निवेदन है वो एक मनोवैज्ञानिक धरातल पर मुझे सही लगता है, लेकिन साथ ही साथ सामाजिक और नैतिक आधार उसको मान्यता नहीं देते। अगर ऐसी चीजों को मान्यता मिलने लगे तो हमारा समाज विश्रृंखल हो जाएगा, कोई अंकुश नहीं रहेगा। इसलिए नैतिक मूल्यों के संरक्षण के लिए उसको इस तरह की अभिव्यक्ति दी गई है। तिष्य रक्षिता की मतलब एक जो फ्रस्ट्रेशन देखिए, कितने ही उदाहरण बेमेल संबंधों के हैं, तो मैं अपनी यौन आवश्यकता की पूर्ति कैसे करूं? और उदाहरण देती है वो यमी का, चंद्र और अपने बृहस्पति गुरु की पत्नी तारा का, और उसके साथ ही साथ और अनेक उदाहरण हैं। महाभारत में जो पांडवों की उत्पत्ति नियोग से पद्धति से होती है, वो शांतनु और गंगा का, और कितने ही उदाहरण दे डालती है। और लेखक ने हर एक पर पैनी नजर रखते हुए तिष्य रक्षिता की इस मांग को अनुचित ठहराते हुए भी उसको एक ऐतिहासिक, पौराणिक और मनोविश्लेषण की भूमि प्रदान की है। और यहाँ मैं एक, क्योंकि पंजाबी साहित्य से भी मेरा लगाव है और उसमें भी मैंने काम किया है, तो आपको बताना चाहूंगी, आप शायद जानते भी होंगे, बलवंत गार्गी का एक नाटक है पंजाबी का। उस नाटक का नाम है सौंकण। सौंकण पंजाबी में सौत को कहते हैं। अब इस समस्या पर आधारित है वो नाटक, जहां बहन भाई से संबंध बनाने के लिए साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाती है। यहाँ तक कि गांव में जैसे देवी आ गई तो देवी ने जो कह दिया वो मान्य है, तो वो झूठ मूठ देवी का रूप भी धारण करके कोशिश करती है कि भाभी को कन्विंस कर ले कि देवी की आज्ञा है कि मैं भाई से संबंध स्थापित करूं। और ऐसे अनेक और भी उदाहरण हैं। और इन चीजों को संजीव जी ने अपनी इस तिष्य रक्षिता पुस्तक में बड़े ही स्पष्ट और बेलोस
भाव से इन्होंने अभिव्यक्त किया है। इनकी जो काव्य कृतियों की भाषा है, मैं कहूँगी बहुत ही सुरुचिपूर्ण है। जैसा राकेश जी ने कहा कि इनको पढ़ते हुए इनकी जो अणिमा और जो प्रकृति से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, उनको पढ़ते हुए मुझे सच में उस छायावाद युग की याद आ गई थी। काफी उसका प्रभाव लगता है। लेकिन मैं जो विषय इन्होंने चुने हैं उसके लिए आज की जो एक मतलब तीखी रूखी कहूंगी मैं, क्षमा कीजिए, क्योंकि आज अपनी बात को स्पष्ट कह देने को बड़ा बोल्डनेस का नाम दिया जाता है। लेकिन जो विषय इन्होंने चुने हैं उसके लिए इन्होंने परंपरा से प्राप्त समृद्ध एक काव्य भाषा का चयन किया है, और किसी साफ गोई के चक्कर में वो को ना तो सपाट और तीखी भाषा का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इनकी कृतियों को पढ़ते हुए इन्हें तीखी भाषा से परहेज है। और अंत में मैं बधाई बड़े ही कलात्मक और सुरुचिपूर्ण ढंग से शिष्य रक्षता के मनोभावों का विश्लेषण करते हुए अपनी कृति को सवाया है। और समाज ऐसे संबंधों को कभी स्वीकार नहीं करता, क्योंकि रिश्ते सामाजिक और नैतिक मूल्यों के आधार पर ही चले, तभी हमारा समाज स्वस्थ रह सकता है। वो मन की बातें हैं, संजीव कुमार जी का विषय है, बौद्धकालीन युग की वो नायिका है और उसकी जरूरत है। उस समय नारी शायद इतनी स्वतंत्र नहीं थी, और दासी से रानी बनने के बाद उसको लगता है कि मैं जो चाहती हूँ मुझे सब प्राप्त होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं रानी बन गई हूँ, वो भी सम्राट की। नमस्कार मनोरमा जी, एक बार फिर से बधाई संजीव जी। यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, आपने बहुत बारीकी से सभी पक्षों पर अपनी बात रखी, और बिल्कुल सही कहा आपने कि बेबाक और बेलौस होकर संजीव जी ने बात रखी है शिष्य रक्षिता की। और पुरुष मन से, जैसा कि आपने कहा, पुरुष मन से नारी के अंतर्मन की पीड़ा को जिस बारीकी से इन्होंने रखा है, सच में वाकई बहुत ही सराहनीय है। मैं एक बार फिर डॉक्टर संजीव कुमार जी को बधाई देता हूँ, और इस तरह से अपनी टिप्पणी की आपका बहुत बहुत आभार मैडम। और मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर राजेश कुमार जी को। राजेश कुमार जी वरिष्ठ व्यंग्यकार और समालोचक हैं, और साहित्य की कई विधाओं में इनकी जबरदस्त पकड़ है। आदरणीय राजेश कुमार जी। राजेश जी, आवाज आ रही है आपको? स्क्रीन पर देवेंद्र जोशी जी दिख रहे हैं। डॉक्टर देवेंद्र जोशी जी उज्जैन से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए, बहुत स्वागत है। डॉक्टर मनोरमा जी जुड़ी हुई हैं, नमस्ते आपका बहुत बहुत। नमस्ते जी, बहुत बहुत आभार आपका जुड़ने के लिए। और जो जिस कर्मठता से और जिस तन्मयता से संजीव जी लिख पाते हैं, उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बहुत सहयोग है, इसीलिए शायद ये लिख भी पाते हैं इतने गूढ़ विषयों पर, ऐतिहासिक पक्षों पर। डॉक्टर राजेश कुमार जी, आवाज पहुंच रही है आपको? शायद अभी जुड़ते हैं। इसके पहले इस बीच मैं चाहता हूं कि कुछ आदरणीय डॉक्टर प्रताप सहगल साहब से मैं निवेदन करता हूं कि कुछ टिप्पणी करें किताब के बारे में। डॉक्टर संजीव कुमार जी के लेखन के बारे में आप भली भांति परिचित हैं। डॉक्टर प्रताप सहगल जी, आप प्रख्यात नाटककार हैं, कवि हैं, कहानीकार हैं। मैं आमंत्रित करता हूं सर कि आप कुछ टिप्पणी करें सुरक्षिता के बारे में, अगर आपने पढ़ा है तो, और वैसे भी संजीव कुमार जी के लेखन से आप भली भांति परिचित हैं, तो मैं आमंत्रित करता हूं सर आपको। दोस्तों, ये अवसर तो बधाई देने का है, और मैं तो अनामंत्रित जो है, मैं तो एक श्रोता के रूप में आज बैठा था, और मैं बैठा रहना चाहता था कि मुझे आज आप ना कहें, लेकिन आप नहीं माने। नहीं, मेरी आवश्यकता भी थी। कहीं कंप्यूटर में कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये हाथ हूथ लगा के ठीक कर देंगे। क्योंकि मैं संजीव पर कभी विस्तार से बात करूंगा, और अभी मैं इनकी चीजें सारी देख रहा हूँ, टटोल रहा हूँ। मेरे जो
जो एक तरह से इमेजेस बनती हैं किसी व्यक्ति के, किसी के लेखन के बारे में, वो तुरंत नहीं बनती। वो जो तुरंत बनती हैं मैं उनको थोड़ा पकने देता हूँ। तो अभी बहुत सारी चीज़ें इनके बारे में पक रही हैं। शशि जी ने तो बहुत ये पढ़ती रहती हैं, ज़्यादा पढ़ती हैं। मैं ज़रूर इतना नहीं पढ़ता जितना इन्होंने पढ़ा है, मैं मानता हूँ इस बात को, इनको, संजीव कुमार को। लेकिन जितना पढ़ा है, मुझे जो राकेश कुमार कह रहे हैं और जो शशि कह रही हैं, मुझे उसके विपरीत लगता है कि मुझे अभी भी लगता है कि संजीव को अभी भी अपने लिए अपना जिस तरह के विषय चुनते हैं, एक नई भाषा का अन्वेषण करना है। अभी जो भाषा, जिस भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भाषा हमारी बड़ी जानी पहचानी है और परंपरा से जो प्राप्त है वो भाषा है, छायावादी भाषा है। लेकिन जैसे एक लेखक की छाप होती है भाषा पर, पहचान होती है, वो अभी बिना अगर नाम हटाए हुए तो मैं पढ़ूं तो मैं अभी भी ये नहीं कह पाऊंगा कि ये संजीव कुमार का लिखा हुआ है। तो अभी वो जो छाप आनी चाहिए, मुझे लगता है अभी भी वो छाप आना अभी शेष है। एक तो ये इनके संघर्ष का रास्ता है। मैं थोड़ी सी, हो सकता है आपको मेरी बात अप्रिय लगे, लेकिन अभी आ रही है। जो मुझे लगी मैं वो कह रहा हूँ। दूसरा, ये प्रवेश करते हैं, बहुत अंतर मन में प्रवेश करते हैं, इसमें कोई राजेश जी, वो आपकी राय आवाज नहीं। सुनाई दे रही है? हेलो नहीं, हेलो आदरणीय सहगल जी, आप अपनी बात जारी रखिए। जी, मैं तो बोल रहा हूँ, लेकिन और आवाजें क्या आ रही हैं? नहीं, आप जारी रखिए। तो ये पात्रों के मन में जिस तरह से प्रवेश करते हैं, तो उससे ये जरूर लगता है कि इनके पास जो इनकी अंतर्दृष्टि है मनुष्य के मन को समझने के लिए, वो बहुत गहरी है। और उसमें ना सिर्फ जो हमारे जो भारतीय तरीके हैं, बल्कि उसके साथ साथ जो पश्चिमी तरीके हैं, जो पश्चिमी सोच है, वो कहीं मिलजुल के इनकी एक सोच का निर्माण करती है, जिससे ये प्रवेश करते हैं, दाखिल होते हैं और बहुत दूर तक उसको खोलने की इनकी सारी प्रक्रिया होती है और खोलते हैं, बहुत अच्छे तरीके से खोलते हैं। ये इनकी रचनाओं की एक खास बात है। लिखा इन्होंने बहुत है। मैंने एक दिन बात कर रहा था इनसे, बता रहे थे कि शायद इनके 55 के 57 कविता संग्रह हैं और कितने 10-12 खंड काव्य हैं। तो मैं तो हैरान हो गया कि भाई एक आदमी इतना कैसे लिख सकता है, लिखते कब हैं? इतना तो ये व्यस्त रहते हैं, काम में लगे रहते हैं, प्रकाशन भी चला रहे हैं और तो, लेकिन जो अंदर के इनके दबाव हैं वो लिखवा लेते हैं। और ऐसे में ये भी होता है कि जल्दबाजी में कई बार कुछ चीज़ें कच्ची निकल जाती हैं। तो मैं थोड़ा सा ज़रूर अब सावधान कर देना चाहता हूँ कि थोड़ा सा पकाने की ज़रूरत है, क्योंकि संपादन बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कहता हूँ, सब लोगों को, खुद को भी कहता हूँ। आप मेरे यहाँ आके देखिए, तब तो खैर मैं कागज़ पर लिखता नहीं, तो मैं कागज़ कितने फाड़ देता था, कितने काट देता था, या कितने अभी भी जो कंप्यूटर पे करता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें हटाता रहता हूँ, निकालता रहता हूँ। बाकी इनको सुनाता हूँ, हमारी शशि जी बैठी हैं, तो कुछ चीज़ें ये निकलवा देते हैं कि ये काहे को लिख रहे हो, ये तो लिख चुके हो। तो हम इस तरह से भी एक दूसरे से संवाद करते हैं। मुझे लगता है वो सुविधा आपके घर में भी है। मनोरमा जी आपके साथ बैठी हुई हैं और वो खुद लिखती हैं और उनके पास एक गहरी दृष्टि, जो उन्होंने अपने आलोचना किताबें लिखी हैं, उससे लगता है कि उनके पास एक गहरी दृष्टि है। तो वो जरूर आपको कुछ ना कुछ राय तो देती होंगी, मुझे नहीं पता देती हैं कि नहीं देती, लेकिन अगर वो कुछ रियायत करती हैं तो मुझे लगता है अब ये रियायत करना उनको छोड़ देना चाहिए और बिल्कुल एकदम निर्मम होकर कांट छांट करवानी चाहिए। बहुत लिखने से, मैं बताऊं, पहचान नहीं बनती। अगर आपकी एक रचना भी, किसी लेखक की एक भी रचना अगर उसकी पहचान बन जाती है, तो शेष रचनाएं साथ लिपटी चली जाती हैं। आपको कहें कि भाई प्रसाद तो फौरन आता है, कामायनी, कहें जी निराला तो फौरन आता है, राम की शक्ति पूजा, कहें जी तुलसी तो फौरन आता है, मानस। आप देखिए जो बड़े लेखक हैं हमारे, जो बड़े कवि हैं, उनकी पहचान, नाटककार, अगर मान लीजिए मोहन राकेश तो फौरन आता है आषाढ़ का एक दिन या आधे अधूरे,
तो एक या दो रचनाओं के साथ पहचान बनती है। तो अभी संजीव कुमार की पहचान किस रचना के साथ है, ये मेरे लिए समस्या है कि अभी कौन सी रचना ऐसी है कि जैसे संजीव कुमार का नाम आते ही हम कहें हाँ ये वो वाले संजीव कुमार जिनके ये रचना है। तो ये एक पहचान स्थापित करना, पहचान तो देखिए एक या दो रचनाएं देती है बड़े से बड़े लेखकों को, शेष जिसके पास एक रचना है वो बड़ा लेखक है, और जो जिसके पास दो हैं या तीन है वो महान है। तो कम से कम एक रचना तो एक लेखक के पास ऐसी हो जो उसको उसके साथ जिसकी पहचान जुड़ जाए कि ये वो लेखक हैं। तो अभी मुझे लगता है यहाँ से आपकी खोज ये शुरू होनी चाहिए कि एक ऐसी कृति आए कि जिसके साथ ये संजीव, इसके अलावा कोई नहीं, ना इससे पहले लिखी गई और अभी उसके बाद कब लिखी जाएगी नोबडी नोज, उसके साथ पहचान जुड़ जाए। ये इस संकट का सामना हर लेखक करता है और आप भी कर रहे हैं, बहुत सारे लेखक करते हैं, और कुछ लोग बहुत लिखते हैं लेकिन पहचान नहीं बनती, वो बड़ी वायवी पहचान रह जाती है। हाँ व्यंग्यकार हैं, कवि हैं, ये है वो है, लेकिन ये बड़ी सामयिक बातें हैं। आप आज से 50 साल बाद की कल्पना कीजिए या 100 साल बाद की कल्पना कीजिए, तब क्या किससे पहचाने जाएंगे? क्योंकि किसी के पास इतना इतिहास जो है बड़ा निर्मम, उठा के फेंक देता है। बहुतों को फेंक दिया, हमें पता नहीं रखेगा नहीं रखेगा, फेंक देगा, कोई कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमें सावधान जरूर हो जाना चाहिए कि कम से कम अपने जीवन काल में एक या दो रचनाएं ऐसी हम लिख पाएं कि जिससे एक लेखक के रूप में पहचान स्थापित हो। अगर कोई नाम ले लेखक का तो हाँ ये उनकी ये रचना है, ये उसके साथ है। तो ये एक थोड़ी सी क्या कहूँ, बड़ा भाई आपका, बड़ा तो हूँ ही मेरे ख्याल में आपसे, तो उस नाते समझ लीजिए एडवाइस देना तो बड़ी गलत बात है। एडवाइस तो कौन देता है और कौन सुनता है, लेकिन एक इशारा है, अगर लगे ठीक तो स्वीकार कर लीजिए, ना ठीक लगे तो पल्ला झाड़ दीजिए, और क्या। और बधाई तो आपको है, बार बार बधाइयाँ हैं। आप ऐसे निरंतर लिखते रहें, क्योंकि आपके पास ऊर्जा है, आपके पास दृष्टि है, आपके पास भाषा है, लेकिन उस भाषा का अभी अन्वेषण आपने करना है जिस पर संजीव कुमार की छाप हो एक कवि के रूप में। ये मेरी आपसे विनती है। शुक्रिया। बहुत बहुत आभार सर आपका। और जैसा कि आपने कहा कि इतिहास बहुत निर्मम है, तो ऐतिहासिक पक्षों पर बारीकी से नजर रखने वाले डॉक्टर संजीव कुमार जी ये परिचित होंगे कि इतिहास कितना निर्मम है, और तिरस्कता को मतलब नजरअंदाज किया है शायद इतिहास ने, और उस पर संजीव कुमार जी की नजर पड़ी है और हमारे सबके बीच में वो ले आए हैं। तो ये अच्छी बात है आपने सर कही कि जरूर कुछ ऐसी एक दो रचनाएं आएंगी भविष्य में। अब कई सारी रचनाओं पर संजीव जी काम कर रहे हैं, तो बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत आभार सर आपका, आपने अपनी बात रखी। और मैं आप आमंत्रित करता हूँ संजीव राजेश कुमार जी जुड़ गए हैं हमारे साथ में, कुछ तकनीकी कारण से अभी आवाज नहीं आ रही थी उनकी। डॉक्टर राजेश कुमार जी वरिष्ठ व्यंग्यकार और बड़े समालोचक हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ डॉक्टर संजीव कुमार राजेश कुमार जी को बधाई। अपनी बात रखें। मंजू जी आपका स्वागत है, आप मुंबई से जुड़ गई हैं। मंजू गुप्ता जी जुड़ी हैं, स्वागत है आपका। जी धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई संजीव जी को और उनकी सहभागिनी आदरणीय मनोरमा जी को, दोनों को, जिनके कारण भाई साहब संजीव भाई किताब लिख सके। बहुत बहुत बधाई। पहुंच गए जी संजीव जी, बहुत सही हो गए। बहुत धन्यवाद आपका। राव साहब मेरी आवाज आती है क्या? जी आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो मैं इस लोकार्पण के अवसर पर भाई डॉक्टर संजीव कुमार को बधाई दूं। उनकी धर्मपत्नी मनोरमा जी वहाँ बैठी हैं, उनको भी इसके लिए बधाई। पुस्तक उन्होंने किसी प्राण सखी को समर्पित की है, अब कोई ढूंढे उसमें वो कौन है, उनको भी बधाई। और बहुत अच्छी बातें राकेश जी ने और शशि जी ने कही हैं रचना के बारे में। 112 पृष्ठों में ये फैली हुई है तिष्य रक्षिता प्रबंध काव्य। 16 भाव हैं जिसके बारे में बात हो चुकी है। शायद कवि
भाव, कुछ लोग अध्याय को या प्रसंग को भाव के नाम से भी कहते हैं। शायद कवि रचना के पीछे से के जो भाव हैं उनको ज्यादा रेखांकित करना चाहता है, इसलिए उन्होंने उनको भाव दिया है। मैं जब इस पुस्तक को पढ़ रहा था तो मैंने सोचा पूछूं कि देखूं कि तिष्यरक्षिता शब्द का ही क्या अर्थ है अपने आप। तो मुझे उसका अर्थ मिला प्रोटेक्टेड बाय लक, जो सौभाग्य से, भाग्य से रक्षित है, वो है तिष्यरक्षिता। कविता जैसे कि आप सभी लोगों ने कहा एक बार में पढ़ी जाने योग्य है, रवानगी है, भाषा में तथ्य के साथ न्याय किया गया है। और इसमें जो खास तौर से कुछ चीजें मैं बताना चाहता हूँ कि संजीव जी कुछ जीवन के सूत्र छोड़ते जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक कविता से पढ़ना चाहता हूँ यहाँ पर। ये इनकी पंक्तियां हैं, अनहोनी होती नहीं, होनी बचे न किंतु, मन में बांधे राखिए दृढ़ता से मन तंतु। या दूसरी पंक्ति अगर हम देखें, यह समय चक्र प्रतिपल गतिमय होता है वह जो करे समय। इस तरह के जीवन सूत्र इन्होंने जीवन के सूत्र बीच बीच में पिरोए हैं इस रचना में, इस प्रबंध काव्य में। कथ्य के बारे में सब लोग जानते हैं कि किस तरह से तिष्यरक्षिता कामातुर होकर प्रणय निवेदन करती है। अपने निवेदन को विभिन्न पौराणिक घटनाओं के माध्यम से सही ठहराने की बात भी करती है, और किस तरह से जब उसका प्रणय निवेदन अस्वीकार हो जाता है तो वह बदला लेती है और कुणाल के साथ अत्याचार करती है। इसमें तिष्यरक्षिता का द्वंद्व भी दिखाई देता है, क्योंकि एक भाव, पूरे भाव में ऐसी चिंता तिष्यरक्षिता करती है कि क्या ये प्रणय निवेदन के बाद है कि क्या जो वो बदला लेने की भावना कर रही है वो ठीक है, नहीं है, उस पर मनन भी करती है। लेकिन शायद उसका जो बदला लेने का भाव है वो प्रभावी हो जाता है और उसका जो दूसरा पक्ष है वो दब जाता है कहीं पर। अगर हम देखें तो इसमें एक जगह पर इसमें कविता में कुछ पंक्तियां मैं पढ़ना चाहता हूं बिना टिप्पणी के। भ्रमर सा पुरुष पुष्प सी नारी, भ्रमर पीता रस कितने ही पुष्पों का, किंतु उसे चाहिए पुष्प रस। अनेक स्वाद भरा पुरुष में कहाँ नियंत्रण इतना, वही ले कारण है उसका बार बार साथी बदलना, भले जाने या अनजाने। पुरुष वृत्ति पर टिप्पणी है कवि की। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मतलब मैं वैसा नहीं हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ। लेकिन उन्होंने विभिन्न दृष्टिकोण से कथ्य को पुराया है, जो अपने आप में उनके कथ्य की व्यापकता का परिचायक है। शैली की बात करें तो शैली में चित्रात्मकता है, प्रवाहमयता है, दृश्यों का वर्णन उन्होंने बिल्कुल चित्रात्मक किया है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जिसमें उस समय जो परिदृश्य था शासन का, लोगों का, उसका वर्णन है बहुत कुछ शब्दों में ही, पूरा का पूरा, और अनेक क्रियात्मक रूप यहाँ दिखाई देते हैं। तो राज्य का वर्णन है, समग्र विकास, पूर्ण धन धान्य और संतोष और परिशोध, नीति, साहित्य, कला, व्यवहार, शास्त्र संसर्ग और शास्त्रार्थ, विचार सभाएं, ज्ञान, आलोक, कर्म, सत्कर्म, धर्म, परिबोध, प्रचार, प्रसार, जागृत करने को संसार, यात्राएं और देशाटन, सुदूर देशों से परिसंबंध, संधि में वातावरण, सप्रेम। देखिए कितने कम शब्दों में उन्होंने बहुत सारी चीजों को समेटते हुए प्रदर्शित कर दिया है कि उस समय के परिवेश में, वातावरण में, देश में किस तरह की घटनाएं चलती रहती थी।
इसी तरह से जब वो कुणाल का रूप वर्णन करते हैं जिस पर नायिका मोहित होती है, वो भी बहुत आकर्षक ढंग से लेखक ने किया है। मतलब ऐसा आकर्षक है कि पुरुष भी मोहित हो जाए उस पर। अरुण नभ सा तन, उन्नत भाल, सौम्य मुस्कान, विशाल नयन, विशद वक्ष स्थल, दीर्घ सुबाहु, शील संयम, वह तेजोरुण्य, धीर और वीर, शास्त्र संज्ञान, धर्म अभिज्ञान, कला प्रेमी, कसा निपुण, कुणाल अनुपम। आंतरिक और बाहरी दोनों ही जो रूप के गुण हैं इसमें समाहित कर लिए हैं लेखक ने, बहुत कम शब्दों में, बहुत चंद पंक्तियों के भीतर ही। और मानवीकरण एक अलंकार होता है जिसका उदाहरण भी उन्होंने पेश किया है, अपनी कई जगह किया है। एक मैं पेश करना चाहता हूँ। कल्पना का मानवीकरण किया है उन्होंने। कल्पना धीरे धीरे चल, देख तो अपनी चहल पहल, एक एक कर खुलने से बंद, कि ज्यों संगीत समाता छंद। ऐसी विशेषताओं से कथ्य के आधार पर और शैली के आधार पर कवि ने इस कथ्य को प्रस्तुत किया है। लेकिन हमारे मित्र हैं और प्रताप सहगल जी ने ये रास्ता खोल दिया है, तो हमें मित्रता के नाते उनसे कुछ चर्चा भी करनी चाहिए। कि सबसे पहला सवाल उठता है कि हालांकि इस तरह के उदाहरण और पुष्टि रचना में की गई है कि इस तरह के प्रणय निवेदन हुए हैं और इसमें कोई नयापन नहीं है, लेकिन वहां बीच में चर्चा होने लगती है प्यार की, यानी कि तिष्य रक्षिता कुणाल से प्यार करती है, ऐसा एक जिक्र आया है, और वो उससे शारीरिक संसर्ग चाहती है। मुझे लगता है कि दोनों में बहुत बड़ा अंतर है जो रचना में स्पष्ट नहीं हो पाया है। अगर वो प्यार करती है तो उसे शारीरिक संसर्ग नहीं मिला तो भी प्यार जारी रह सकता है, और अगर वो प्यार नहीं करती तभी वो इस तरह का बदला लेने के लिए तत्पर हो सकती है। अन्यथा प्रणय निवेदन अस्वीकार किए जाने के बाद भी प्रेमी के साथ ऐसा अत्याचार संभव नहीं है। शायद इससे थोड़ा सा बचते हुए तिष्य रक्षिता की भावनाओं को सिर्फ अगर वासना के रूप में ही रखते, शारीरिक कामना के रूप में ही रखते तो बात समझ में आती, क्योंकि प्यार से थोड़ा सा गड्ढमट जैसा मुझे ये लगा। एक आध जगह पर छोटी सी रचना है, मतलब प्रबंध काव्य होते हुए भी कुछ दोहराव हो गए हैं जिनसे बचा जा सकता है। जैसे कि आंखें निकालने और निर्वासन का दंड दिया गया था कुणाल को राजा की आज्ञा से, लेकिन कुणाल अपनी पत्नी को कहते हैं कि मैं तो निर्वासन पर जाता हूं और तुम राज्य में लौट जाओ। हालांकि वो जाती नहीं है, लेकिन ये एक द्वंद्व है कि अगर दोनों का ही निर्वासन है तो वो वापस कैसे लौट सकती है। एक जगह पर ये भी आता है कि कुणाल ये इस बारे में विचार करने लगता है कि मेरी पत्नी है, मैं पहले से ही परिवार में हूं, तो मैं इसे क्यों स्वीकार करूं। मुझे लगता है कि ये हो सकता है ऐतिहासिक दृष्टि से सही हो, लेकिन अगर कुणाल का चरित्र हम लोग बिल्कुल ऐसा ठोस या बिल्कुल तौर से दिखाते कि उसकी बिल्कुल ऐसी चीजों में विश्वास नहीं है जो माता पिता के बीच शारीरिक संबंध को, चाहे वो मतलब रक्त संबंध से ना हो, स्वीकार करता है, तो ऐसा लगने लगता है कि अगर वो शादीशुदा नहीं होता तो शायद ये इसे स्वीकार कर लेता। एक आध वाक्य कह करके उससे बचा जा सकता था, मुझे ऐसा ये लगता है। ये जो बात है कि यमी ने भाई को प्रणय निवेदन किया और बहुत सारे लोगों ने गौतम ऋषि की पत्नी के साथ, वह इस तरह की चीजें 2-3 प्रश्नों के बाद ही दोबारा आ जाती हैं, उससे भी बचा जाता है। तो उसकी जरूरत नहीं है दोहराने की, क्योंकि एक बार वो अपने रूप में स्थापित हो गया है। और अगर वो ये महाकाव्य होता तो शायद उसको हम ये पच जाता, लेकिन ये अलग से खटकने लगता है। और मुझे ये बात ठीक है सहगल साहब ने भी कही कि रचना को एक बार देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें कहीं अशुद्धियां रह गई हैं
जो कवि की नहीं है, लेकिन उनको दूर किया जाना जरूरी था। इसमें मैंने नोट की है, मैं उनका उदाहरण नहीं देना चाहता, लेकिन उससे पाठक को रसास्वादन करने में बाधा पहुंचती है। किंतु जो मुख्य भाव है कथ्य की व्यापकता का, कथ्य के प्रसार का और कथ्य को व्यापक और समग्र रूप से पेश करने का और चित्रात्मक शैली में और रवानगी की भाषा में पेश करने का, वही भाव मुख्य रूप से प्रबल रहता है। और जैसे कि राकेश जी ने भी कहा, एक सवाल ये मन में छोड़ जाता है स्त्रियों के अधिकार का या स्त्रियों के अपने इच्छाओं का और अपने अस्तित्व का, कि क्या ये संभव है कि हम उनके दिल की बातों का, उनके अंदर की भावनाओं का, उनके अंदर के विचारों का भी अगर इस तरह से दमन ना करें तो शायद ऐसी चीजें न आए जो प्रकट रूप से, जिसके बारे में शशि जी ने भी संकेत किया है, प्रकट रूप से समाज विरोधी प्रतीत होती हैं, और उनको पुष्ट करना, उनको आगे बढ़ाना शायद हमारे व्यापक सामाजिक संबंधों के ताने बाने पर असर डालता है। कुल मिलाकर रचना अपनी प्रस्तुति में, अपनी भाषा शैली में, अपनी रवानगी में और कथ्य की प्रस्तुति में बहुत सफल रचना है, और इसके लिए मेरी तरफ से संजीव भाई को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं एक बात कह के अपना टिप्पणी समाप्त करता हूं कि सहगल जी कह रहे हैं कि, प्रताप सहगल जी कह रहे हैं कि भाई एक दो रचनाओं से ही नाम होता है, लेकिन सहगल जी आप इस बात को भी समझें कि कुछ लोग होते हैं कि भाई कोई तो अच्छी निकल आए, उस दृष्टि से भी हम लिखते जाते हैं। तो आप लिखते रहिए और कोई तो आपको मतलब प्रसाद के समकक्ष खड़ा करेगी। आपकी रचनाओं में दम है। अब मुझे लगता है कि जो आपकी शक्तियां हैं उनको संभाले रखिए, जो कमजोरियां हम जैसे लोग आपको बताते ही रहेंगे, प्रताप जी ने बताया, शशि जी ने, राकेश जी ने, और व्यापक ढंग से और विचार पूर्वक, और एक ये जो मंच है, इसका आनंद ये है कि अगर मैंने कोई रचना लिखी तो मैं मंच कुछ अपने करीबी लोगों को, जैसे प्रताप जी तो अपनी पत्नी को, जैसे शशि जी को सुना के अपना वो काट पीट लेते हैं, लेकिन हम लोग कुछ ऐसे हैं जो एक दूसरे को अच्छे सकारात्मक सुझाव दे सकते हैं, जिससे रचना की व्यापकता में, उसके आनंद में बढ़ोतरी हो, उसका भी उपयोग किया जा सकता है। संजीव जी, हार्दिक बधाई, और फिर हम लोग मिलेंगे आपके ऐसे ही वासव दत्ता के पर चर्चा करने के लिए शीघ्र ही। धन्यवाद। एक बात कहना चाहता हूँ, जो राजेश जी कह रहे हैं कि कोई तो निकला, ये है सिद्धांत है कि क्वालिटी कम्स आउट ऑफ क्वांटिटी। अगर आप बिलोते रहेंगे तो कभी ना कभी मक्खन निकल आएगा। वो ठीक है, वो उसमें नहीं है, लेकिन ये भी पता हो कि भाई अब मक्खन निकालना है। यही पता ना हो कि निकालना है कि हाँ बिलो क्यों रहे हैं, ये तो पता हो। तो बिलो क्यों रहे हैं, कम से कम इतना। खैर वहाँ अनभिज्ञ नहीं है संजीव जी, मैं नहीं कहता कि इनको पता नहीं है, ये बहुत ही जागरूक व्यक्ति हैं, और इनसे अगर बैठ के संवाद कीजिए तो बहुत ही ये एनरिच करते हैं दूसरे व्यक्ति को भी। मुझे भी ये महसूस हुआ कि बहुत सारे इनके पास ऐसे अनुभव हैं कि जो ये एनरिच करते हैं। तो वो जो लेखन में आते हैं तो वहाँ लड़ाई दूसरी। लेकिन सहगल साहब अगर मेरी बात हो तो मैं केवल इतना निवेदन करूंगा। हाँ जी बोलिए, कहाँ गए ललित? हाँ रणवीर जी बोलिए ललित जी, बोलिए। उनका लिंक टूट रहा है। मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि सहगल साहब ने ये कहा, हाँ सहगल साहब ने ये जी जो बिलो रहे हैं, हम रोज शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। ये नहीं है कि जो व्यक्ति लिख रहा है, सृजनात्मक है, क्रिएटिव है, वो शांत हो जाएगा। हम लिखेंगे, हमें लिखने से कोई नहीं रोक सकता।
आदरणीय प्रताप सहगल जी। हो गई बात। प्रताप जी आपको रोक नहीं रहे, आपको टोक रहे। रोक कौन किसको सकता है। चलिए राम जी चर्चा शुरू कर सकते हैं आप। जी चर्चा तो हो गई। बहुत 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 आभार राजेश जी आपका। बहुत बहुत बारीक नजरिए से, बारीकी से आपने पुस्तक पर प्रकाश डाला है, और शैली के बारे में, और ऐतिहासिकता के बारे में, और तत्कालीन समय और समाज के बारे में भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ जानकारी मिलती है पुस्तक से। इन सब पहलुओं पर आपने प्रकाश डाला, बहुत बहुत आभार आपका। और जैसा कि बहुत अच्छी चर्चा हुई पुस्तक पर, कभी विशेषताओं, त्रुटियों, खामियों और कई पक्षों पर, शैली पर भी, लेखन शैली पर भी, और जो भाव है, भाषा है, उस पर भी चर्चा हुई। और ललित जी, राकेश कुमार जी, डॉक्टर राजेश जी, और संजीव जी ने अपनी बात रखी, शशि मैडम और सहगल साहब ने भी बात रखी। और जरूर निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि जल्दी ही हमें मक्खन भी का स्वाद भी मिलेगा संजीव जी की लेखनी से। और आपने कहा कि एक न दो पुस्तकों की ऐसी पहचान बन जाती है कि वो एक पुस्तकों से लेखक की पहचान बन जाती है। तो निश्चित रूप से संजीव जी इस तरह से लिख रहे हैं, और अगली पुस्तक जो आने वाली है, जो प्रकाशन में है, माधवी, वो जरूर कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ेगी। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और राव जी, अगर कोई कुछ बोलना चाहता है तो बोलने दीजिए जी। कोई टिप्पणी करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है, बाकी जो जुड़े हुए लोग 5 मिनट 10 मिनट दे दीजिए। जी जी, अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं पुस्तक पर संक्षेप में, कोई देवेंद्र जोशी जी जुड़े हुए थे, हरीश कुमार जी हैं, रमेश सैनी जी हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो कृपया आप अपना पक्ष भी रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। मनोरमा जी कुछ कहना चाहती हैं तो कह सकती हैं। डॉक्टर सीमा अग्निहोत्री वहां पर हैं, अगर वो कुछ कहना चाहती हैं, प्रसिद्ध कवियत्री हैं। मुझे लगता है कि मनोरमा जी की बात जरूर सुन लेनी चाहिए, ताकि पता चले कि बिल्कुल बिल्कुल। आदरणीय मनोरमा जी कृपया अपनी बात रखें। नमस्ते जी सभी लोगों को, और सभी के लिए जो इतने अच्छे तरीके से जो है संजीव जी के साथ जो है मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत जो है आप लोगों की आभारी हूँ। और ऐसा कुछ नहीं, हमारे में कोई भी खास योग्यता इतनी नहीं है, पर फिर भी जो है मेरा प्रयास रहता है कि संजीव जी के साथ जुड़ते रहने से शायद जो है, कहते हैं ना, संगत का असर पड़ता है, प्रभाव होता है। तो इस वजह से जो है ये आप लोगों का बड़प्पन है, और आप लोगों ने इस पुस्तक के बारे में और कैरेक्टर्स के चरित्र के बारे में जो कुछ भी कहा, बहुत ही अच्छा लगा, है ना। और राजेश जी जो आपने बात कही वो बहुत ही सटीक लगी कि जब किसी कैरेक्टर को हम उभारते हैं तो उसका जो दूसरा पक्ष है, अगर वो हैं तो वो कमजोर पड़ जाता है, जो उसका मुख्य कैरेक्टर होता है, मुख्य चरित्र होता है। तो उस चीज को बड़ी गहराई से सुना। और शशि दीदी ने जो भी पुस्तकें पढ़ी, और एक एक चीज के, मैं तो ये कह रही थी कि समीक्षक के रूप में उन्होंने हर किताब की एक बारीकी से जो उन्होंने जो संजीव बताया है, वो वह उनके लिए जो है ना काबिले तारीफ है। प्रताप जी ने जी जो सहगल साहब ने भी जो बात कही कि कोई ऐसी रचना सामने जब उभर के आएगी कि जो अपने आप में अटूट छाप छोड़ेगी, तो उसका मतलब उनका ये नहीं है कि लिखना बंद करें, लेकिन एक ऐसी रचना जो है आपके जीवन के लिए एक नई छाप बन सके। वो भी बहुत ही अच्छा लगा सुन करके। और मुझे और कुछ नहीं ज्यादा कहना है, बस इतना जरूर कह रही हूँ कि इस रक्षिता जो एक कैरेक्टर है, शायद मेरे विचार से वो हर स्त्री अंदर छिपा होता है। वहां पर कोई प्रणय निवेदन उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उसका आत्मसम्मान महत्वपूर्ण था। और उस आत्मसम्मान को लेकर के जो उसने प्रतिशोध की भावना है, वो करीब करीब 90% क्या कहते हैं 100% सभी स्त्रियों में वो चीज रहती है। वो प्रश्न ये उठता है कि दो पक्ष में से कौन सा पक्ष उभर कर सामने आता है।
प्रतिशोध का आता है या मातृत्व और प्रेम का आता है। जैसा कि राजेश जी ने बताया कि अगर एक तरफ वो प्रेम कर रही थी तो वो प्रतिशोध की भावना उसके मन में नहीं उपजनी चाहिए थी। तो ये हावी होता है देश काल और परिस्थिति के हिसाब से। उसको प्रतिशोध का मौका मिला, अवसर मिला, उसने प्रतिशोध लिया। हो सकता है ये अवसर सबको नहीं मिलता है तो वो अपनी दूसरे पक्ष को कमजोर मान करके दूसरा पक्ष लेती है, निर्णय ले लेती है। मातृत्व प्रेम, मनोवैज्ञानिक स्थितियां वो सामने आ जाती हैं और वो उस जगह पे नहीं आती है। तो मेरा सिर्फ इस पुस्तक के बारे में इतना ही कहना था कि ये जो है बहुत ही अच्छी और एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक स्त्री के जो चरित्र को और उभारा है वो बहुत ही सराहनीय है। और बाकी जो है धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपको इस पुस्तक के लिए देती हूँ भाई साहब। और सही बात अभी मनोरमा जी ने कहा है। और एक चीज, बहुत अनुभवी तो नहीं हूँ मैं, डॉक्टर मीरा सिंह आज अमेरिका से आपसे बात कर रही हूँ। अमृतलाल नागर जी के ऊपर मेरा PhD है। कि जो आप लिख रहे हैं वो बहुत अच्छा लिख रहे हैं। ऐतिहासिक परिवेश को आज उभारना, आज के परिवेश को लेके बहुत बड़ी बात है। और लिखने और सुनने से, सुनने मीन्स जो आज लोगों ने कहा उससे विचलित नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी जरूर मानो मन है, विचलित हो जाता है मन की, इतना मेहनत किए और सराहना की जगह मुझे ये चीज मिल रहा है, पर वही शक्ति देती है हमको और पढ़ लिखने के लिए, वो शक्ति देती है। इसलिए हम लेखक को विचलित नहीं होना है। हमने तो इसीलिए पुस्तक दिया है लोगों को पढ़ने के लिए कि हमारी खामियां निकलें। तो निंदक नियरे राखिए। तो ये निंदा नहीं कर रहे हैं, समालोचना है। इसलिए आलोचना न मान करके समालोचना हम लोग मानेंगे और इन श्रद्धेय लोगों को बहुत बहुत आभार कहेंगे जो इतनी बारीकी से उन चीजों पर भी प्रकाश डाला ताकि हम एकदम पढ़ निकले। और बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो चुका है, हम जुड़े और आप लोगों की इतनी पढ़ चीजों को सुनी, मुझे बहुत आनंद आया। मेरे भी लेखन में थोड़ा सुधार होगा इन महापुरुषों में। बहुत बहुत आभार आपका मीरा जी, अमेरिका 7 समंदर पार से जुड़ने के लिए। और बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये आलोचना नहीं समालोचना के रूप में भी हम लोग ले रहे हैं इस चीज को। बहुत बहुत आभार। और कोई जी? मैं रंजना शुक्ला जी उपस्थित हैं, मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि कुछ अपना विचार प्रकट करें। जी रंजना जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो। शायद आवाज नहीं पहुंच रही है रंजना जी तक। और आपका माइक्रोफोन बंद है रंजना जी, माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए माइक्रोफोन। हेलो जी, आज कैन यू हियर मी? जी मैं रंजना शुक्ला अहमदाबाद से बोल रही हूँ। मैं संजीव जी की किताबों की करीब 8 साल से पाठिका रही हूँ। मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, मैं आप लोगों की तरह कुछ साहित्य के बारे में ज्यादा नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ, जब शुरू में इन्होंने मुझे ग्रामा और वो कुछ किताबें मुझे भेंट की, मालविका, तो मैंने पढ़ा और बहुत इम्प्रेस हुई। ग्रामा तो खासतौर से इसलिए कि ये 14-15 साल की उम्र में उन्होंने लिखी थी। तो मैंने उनसे कुछ और किताबों के लिए बोला, फिर उन्होंने मुझे गुंजन और बहुत सारी किताबें दी। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट मेरा डेवलप हुआ। मैं केमिस्ट्री साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, लेकिन मेरा साहित्य में इंटरेस्ट जागृत होना संजीव कुमार जी की ही देन है। उसके बाद में मैंने उनकी बड़ी ज्योत्सना और स्वर्ण किरण वगैरह, तो वो सब बहुत ही अच्छी किताबें। एक से ज्योत्सना तो मेरी फेवरेट है, शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। तो उसके साथ क्या होता है, तब ये मैं मानती हूँ मिस्टर सहगल की बात कि उनकी भाषा पहले कुछ और हुआ करती थी। कई बार मुझे गूगल में डिक्शनरी में वर्ड देखने पड़ते थे, कई बार संजीव जी से पूछते पड़ता था इसका क्या मतलब, लेकिन वो आप एक बार पढ़ने लगो तो आप रुक नहीं सकते हो। और फिर यूएस में रिचमंड में उसका एक किताब थी अणिमा, उसका लोकार्पण हुआ, तब मैं यूएस में थी, तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग थी। लेकिन धीरे धीरे तब वो बहुत बिजी रहते थे, मैं पूछती थी नेक्स्ट बुक कब आ रही है तब। और अभी चूंकि उनका जो इंटरेस्ट था तो उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके अपने जॉब से, क्योंकि इतने प्रतिष्ठित पदों पे काम करते थे तो उनको टाइम नहीं मिलता था, तो अब उन्होंने पूर्ण रूप से इसी क्षेत्र में है और आप लोग जानते हैं। तो अब लेकिन उनका चेंज हुआ है, जो उनका लैंग्वेज है, भाषा शैली चेंज हुई है, नॉर्मल हो गई है।
तो ये तो सहगल साहब ने सही कहा कि आप बुक देख के नहीं जान सकते हो कि ये संजीव जी की है, तो ये मैं उनकी प्लस पॉइंट मानती हूँ। क्योंकि एक बार उन्होंने उर्दू की कुछ बात चल रही थी कि टीन एज में सभी को थोड़ा शेर शायरी का शौक होता है, तो उन्होंने रूही और एक और किताब है शायद 2 किताबें उन्होंने ये उर्दू शेर शायरी पर लिखी हुई हैं। और अभी जो तिश्र रक्षिता के बारे में भी मैं यही बोलती हूँ कि मैंने जब पढ़ना स्टार्ट किया तो एक सिटिंग में पूरी किताब पढ़ी, इंटरेस्टिंग है। और इसके पहले मैं सच बताऊं, मैं तिश्र रक्षिता का नाम भी नहीं जानती थी कि कौन थी। जब मैंने उसको पढ़ा तो मैं सोचती हूँ मैं सबसे ज्यादा मैं उसी को जानती हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया है। सबसे पहले अशोक जी के मतलब बारे में जितना तो मैं भी जानती थी कि वो राजा था और बाद में कलिंग युद्ध के बाद में एक पीसफुल लाइफ लीड करता था ये बात, लेकिन रानी और उसका अपना कुरान के बारे में इतना नहीं जानती थी। इसी बुक के पढ़ते पढ़ते लगा ही बस सो हैंडसम, मतलब इतना हैंडसम, सुंदर, बलिष्ठ, और उसकी इसी वजह से और उसका क्या स्वभाव रहा होगा। और बाद में ये पहले तो इतनी रूप गर्विता थी और उसको लगता था कि हाँ मेरा प्रपोजल, बाद में प्रणय निवेदन जिस तरह से था, तो उस एक किताब के ही अंदर इतने सारे भाव आए हैं कि आप किताब को छोड़ नहीं सकते हो। फिर प्रणय निवेदन, उसके बाद जब वो मना कर देता है तो किस तरह से वो उसको उसके मन में भी कहीं ना कहीं रही होगी कि किस तरह से अपने हस्बैंड को से मतलब वरदान मांग के और उसको आगे करो, फिर उसने उसी तरह से करा। बस एक चीज है जो आज संजीव जी ने बता दी कि मुझे बराबर जब से मैंने बुक पढ़ी कि इसका एंड क्या रहा होगा। एक स्त्री होने के नाते भी मैं स्त्री को सही नहीं मान पा रही थी। मैं सोच रही थी उसने तो बहुत गलत किया, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, किसी के बच्चे की आंख निकाल लेना, तो वो मैं सोच रही थी स्त्री का क्या हुआ होगा। तो आज वो संजीव जी ने बता दिया। ये मेरे हिसाब से बुक में होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा मेरे को साहित्य का इतना पता नहीं है, तो हो सकता है वो एक रक्षिता का निगेटिव पार्ट नहीं रखना चाह रहे हो कि उसके बारे में क्या हुआ होगा, मृत्युदंड हुई होगी किस वजह से। लेकिन आज मुझे पूरी स्टोरी पता चल गई तो बहुत अच्छा। और आगे ये भी सही है कि हर की पहचान एक किसी भी रचना से हो जाती है, तो हो सकता है तिक्ष रक्षिता का ही नाट्य मंचन होने लगे, हो सकता है इस पे पिक्चर बन जाए, मूवी बन जाए और वो सफल हो जाए। बस मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। रंजना जी, बहुत बहुत आभार आपका, अपनी बात रखी। जी। और कोई है? विवेक जी भी हैं साथ जुड़े हुए हमसे, विवेक रंजन श्रीवास्तव जी, बात रखना चाहें? राव साहब, इंटरप्शन के लिए माफी चाहूंगा। नहीं बोलिए। सुब्रमणी अवेलेबल है? जी। सभी को मैं नमस्कार करता हूं। जबलपुर से विवेक रंजन श्रीवास्तव। एक बड़ी गंभीर और सार्थक चर्चा हुई। इस किताब को पढ़ने की एक जिज्ञासा जागृत हुई है और निश्चित रूप से खंड काव्य को पढ़ना और उस पर इस तरह का मंथन बड़ा उत्साहजनक है। ये उत्सुकता तो जागृत हुई है कि इसे पढ़ेंगे। अब जब भी अवेलेबल होगी तो मैं जरूर पढ़ना चाहूंगा। धन्यवाद विवेक जी। और जी संजीव जी, किनका नाम ले रहे थे? मैं ये कह रहा था कि इस पुस्तक के आवरण की जो रचना है सुब्रमणी की है, यदि वो उपस्थित हो तो मैं चाहूंगा कि नहीं, वो यूएसए में है, मतलब इस टाइम शायद 2 बज रहा होगा, तो वो काफी टाइम तक थी और बाद में शायद उसने छोड़ दिया। ठीक। और कोई जो कुछ अपनी बात रखना चाहें? शायद नहीं है कोई, तो बहुत बहुत आभार। आज का कार्यक्रम। हेलो जी, मेरा नाम डॉक्टर शिखा तेजस्वी ध्वनि है और मैं संजीव जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और मैं सारी डिस्कशन सुनने के बाद मेरी इच्छा जागृत हो गई है कि मैं आपकी पुस्तक कब पढूं। कुछ यूनिक सा लगा मुझे, नॉर्मल से थोड़ा अलग पढ़ने को शायद मिलेगा, समझने को। जल्दी ही मेरी भी एक पुस्तक आ रही है, तो फिर आप लोगों से जुड़ूंगी बिखरी आवाज लेकर के। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार शिखा जी जुड़ने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। सर, मैं भी अपनी बधाई ही प्रस्तुत कर सकती हूँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकिंचन हूँ। मैं सिर्फ थोड़ा बहुत लिखती हूँ कभी कभी जब मुझे मौका लगता है, अदरवाइज काफी व्यस्तता रहती है जीवन में। तो मैं आपको सिर्फ अपनी ढेर सारी बधाइयाँ देना चाहूँगी और धन्यवाद मुझे शामिल करने के लिए। बहुत बहुत आभार सीमा जी, धन्यवाद। तो अब 1.5 घंटे का करीब कार्यक्रम हो गया। अब हम
विराम देते हैं कार्यक्रम को। बहुत बहुत आभार आप सभी का जोड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और डॉक्टर संजीव कुमार जी को पुनः बधाई इस बेहतरीन पुस्तक के लिए। और जैसा कि पाठकों की अभिरुचि है पुस्तक को पढ़ने की, तो जरूर विषय से अलग हटकर पुस्तक है और उन तक पाठकों तक जरूर पुस्तक पहुंचेगी, ऐसी मेरी आशा है। बहुत बहुत बधाई एक बार पुनः, और बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए। धन्यवाद सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलो।